The phenomena of the bradytele is exhibited by which of the following animal, that is Neoceratodus, Latimeria and Sphenodon. So all of the above. In humans, which of the following are the vestigial organs? The muscle of external ears, the coccyx and the वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. सो ऑल ऑफ दी अबव. और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स के हैं. आप अपने कॉपी में नोट करो दैट द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, द विजडम टूथ, द कॉक्सिक्स एंड द निक्लिटेटिंग मेम्ब्रेन्स. ये आइज में होता है. द टॉन्सिल्स, द मसल ऑफ द एक्सटर्नल ईयर्स. और जो मेल्स होते हैं उनमें जो वो मैमरी ग्लैंड्स जो होते हैं, जो निपल्स होते हैं वो, और वो हेयर्स, मैमल्स में जो ह्यूमन का हेयर होता है वो काफ़ी हद तक उतना वो नहीं है. What is called as a reverse genetics approach? That is from DNA to the phenotype. The process of determination of the sequence of genes on a chromosome is termed as, that is the chromosomal mapping. The mitochondrial DNA of the human cell is not naked होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, पैटर्नल नहीं होता. क्यों? क्योंकि ये मटर्नल इनहेरिटेंस में होता है. तो ये दिया यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल DNA has a high rate of polymorphism and mutation, maternal inheritance. इसको आप कॉपी में नोट कर लो, इंपॉर्टेंट लाइन है. The evolutionary history of an organism is called as, that is phylogeny. What is the unit of the evolution? That is the population. The analogous organ developed due to the, इसको ऐसे याद कर सकते हैं ACHD. तो इसको आप कहीं ट्रिक के तरीके से नोट कर सकते हो. जो एनालॉगस होता है वही कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है, और जो होमोलॉगस होता है वही डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है. तो आसानी होगा ACHD ऐसे करके याद करने में. सो द आंसर इज ए. और इसको डिफाइन भी यहाँ पे किया है कि एनालॉगस ऑर्गन्स होते क्या है. दे डेवलप ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एंड द ऑर्गन्स विच हैव सिमिलर फंक्शन बट डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चरल डिटेल्स एंड ओरिजिन. तो सिमिलर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, ओरिजिन जो होता है वो डिफर होता है. इसको कहीं ऐसे नोट कर सकते हैं. द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस वेयर बाय डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स इंडिपेंडेंटली इवॉल्व होते हैं. एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं और वो इंडिपेंडेंटली, ऐसा नहीं कि डिपेंडेंसी होती है उसमें, वो इवॉल्व होते हैं. सिमिलर नेचर होता है. जैसे कि एग्जाम्पल दिया है कि एनालॉगस ऑर्गन्स ऑफ द विंग्स ऑफ द इंसेक्ट्स और विंग्स ऑफ द टेरोडैक्टिल, विंग ऑफ अ बर्ड एंड विंग ऑफ अ बैट. एग्जाम्पल ऑफ द लिविंग फॉसिल, दैट इज लैटिमेरिया. ये आर्कियोप्टेरिक्स जो होता है, ये कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन बर्ड्स एंड द रेप्टाइल्स, और ये कई बार PYQs में पूछा जा चुका है. यूरोमास्टिस, ये पता होगा, ये हमारे सिलेबस का भी पार्ट है. स्पाइनी टेल्ड लिजर्ड्स होता है, और कोलम्बा मतलब वो पीजन. और जैसे कि अभी हमने कहा था कि HD से याद करेंगे, तो होमोलॉगस डाइवर्जेंट होता क्या है? वो होता है कि जहाँ पे स्ट्रक्चर और ओरिजिन सेम होता है लेकिन जो उनका फंक्शन होता है वो पूरी तरह से डिफरेंट होता है. फॉर एग्जांपल द फोरलिम ऑफ अ फ्रॉग, द विंग्स ऑफ अ बर्ड एंड द फोरलिम ऑफ अ रैबिट. ये तीनों जो है वो होमोलॉगस ऑर्गन्स के एग्जाम्पल होते हैं, क्योंकि इनके जो स्ट्रक्चर और ओरिजिन है वो सेम है लेकिन इनका जो फंक्शन है वो पूरी तरह से डिफरेंट है. एनालॉगस और होमोलॉगस का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है इसके एग्जांपल्स. तो यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया, द फोरलिम ऑफ अ मैन, वेल, फ्रॉग एंड बैट. यहाँ पे दो क्वेश्चन है होमोलॉगस पे, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द होमोलॉगस ऑर्गन्स. तो होगा हैंड ऑफ अ मैन एंड विंग्स ऑफ अ बर्ड्स. एंड द होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स आर सिमिलर ओरिजिन में होता है लेकिन डिसिमिलर फंक्शन में होता है. तो एनालॉगस और होमोलॉगस ऐसे करके आप कंपेरेटिव स्टडी करोगे और आगे डेफिनेशंस और उसके एग्जाम्पल्स कॉलम बना के लिख लेना. Which of the following is not the vestigial organ in the man? Ciliary muscle of the eyes, hair on the chest of a man, vermiform appendix, muscle of the ear, pinna. So ये तीनों होते हैं, ये नहीं होता, इसलिए आंसर हो जाएगा A. तो जो पहले बताया था वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में और जो यहाँ पे है उसको पूरा आप ऐसे वेस्टिजियल ऑर्गन्स ऐसे करके पूरा एक चार्ट बना के और उसको आप अच्छे से याद करो, क्योंकि इससे कोई ना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ ही जाता है. अगेन वेस्टिजियल ऑर्गन से एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ अ मैन. तो निक्लिटेटिंग मेम्ब्रेन ऑफ द आईज होता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है, कॉक्सिक्स होता है, एपिग्लॉटिस नहीं होता, इसलिए नॉट पूछा है, आंसर डी हो जाएगा. और ये रहे एग्जांपल्स, नोट कर लो. द विंग्स ऑफ द बटरफ्लाई, द बर्ड एंड द बैट. तो अगर ध्यान से आप देखोगे तो इनके जो ओरिजिन्स होते हैं वो पूरी तरह से डिफरेंट है लेकिन इनका जो फंक्शन है वो कॉमन है. और ये किसका एग्जांपल था? ये एनालॉगस का था और हमने AC से याद किया था. तो जहाँ कहीं अगर एनालॉगस ऑप्शन में नहीं दिया है, कन्वर्जेंट दिया है, तो वो भी सही होगा.
एनालॉगस का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एनालॉगस विंग्स ऑफ द इंसेक्ट एंड फेदर ऑफ द बर्ड। क्यों? क्योंकि इनका ओरिजिनल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है लेकिन इनका फंक्शन जो है वो कॉमन फंक्शन होता है। सेम क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ द बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, एनालॉगस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट विंग्स ऑफ बैट, लोकस्ट एंड पिजन, ये किसका एग्जाम्पल होता है? एनालॉगस का। In a region, if population of various species is small, which of the following will be strongest? तो वो हो जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। और यहाँ पे दिया है द इफेक्ट्स ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट आर मोस्ट प्रोनाउंस्ड इन द स्मॉल पॉपुलेशन। ये अपने आप में लाइन एक क्वेश्चन है क्योंकि कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन लिखा होता है कि द इफेक्ट्स ऑफ द जेनेटिक ड्रिफ्ट्स आर द मोस्ट प्रोनाउंस्ड इन द लार्जर पॉपुलेशन। तो वो गलत हो जाएगा, इसको आप अंडरलाइन भी कर लेना, जहाँ कहीं लिखना कि लार्ज पॉपुलेशन का स्मॉल, तो स्मॉल लिख के नीचे अंडरलाइन कर लेना। सेम क्वेश्चन यहाँ पे वही क्वेश्चन घुमा के आया है, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स ओनली इन द, ये देखिए द लार्जर पॉपुलेशन किसमें, तो ये स्मॉलर पॉपुलेशन। और दिया कि जेनेटिक ड्रिफ्ट टर्म किसने दिया था? सिवाल राइट 1935। ये क्वेश्चन भी पीवाईक्यू से पूछा जा चुका है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट किसने दिया था। और जब ये साइंटिस्ट का नाम आप लिखोगे और जो ये डेट है इसको आप अंडरलाइन कर लोगे। और जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात हुई, उसको हम डेफिनेशन भी रीड कर लेंगे। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है कि इज अ चेंज इन द एलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन दैट ऑकर ड्यू टू द चेंज इवेंट्स। टू बी मोर एग्जैक्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज द चेंज ड्यू टू सैम्पलिंग एरर इन सेलेक्टिंग द एलील्स फॉर द नेक्स्ट जनरेशंस फ्रॉम द जीन पूल ऑफ द करेंट जनरेशंस। और ये आगे दिया है, सेम ही चीज़ इसको घुमा घुमा के बोला है। सेम क्वेश्चन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन द स्मॉल पॉपुलेशन। Next is P and Q are the gene frequencies of dominant and recessive alleles respectively. Which expression is correct for the Hardy-Weinberg law? That is P plus Q equals to 1. The homologous structure found in the some species have no clear-cut function. तो वो हो जाता है vestigial organ. अभी हमने इसके examples भी दिए। The existence of the homologous structure suggests the occurrence of the H है, तो एच डी और ए सी ऐसे याद करने बोला था, तो एच मिल गया हमको, ये हो जाएगा एच डी मीन्स डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट? तो फोर लिम्स ऑफ द हॉर्स एंड फ्लिपर्स ऑफ द वेल आर दी एनालॉगस, गलत है। एनालॉगस ऑर्गन्स आर नॉट सजेस्टिव ऑफ एनी किनशिप, तो ये यही है। इसको आप कहीं एक इंपॉर्टेंट लाइन, जैसे वन लाइन क्वेश्चन होता है ऐसे लाइनर करके लिख लेंगे कि जो एनालॉगस ऑर्गन होता है वो कोई भी किनशिप सजेस्ट नहीं करता है। In man, the atavism means the reappearance of the ancestral characters। जैसे कि जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनमें कभी कभी वेस्टिजियल टेल्स प्रेजेंट होते हैं या फिर लार्ज टीथ प्रेजेंट होता है। तो पहले बोलते थे कि जो न्यू बॉर्न बेबी है राक्षस आ गया है, पता नहीं क्या क्या हो गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो रीअपियरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स जो कि atavism बोलते हैं उसको। The atavism in the man means the appearance of the ancestral characters. The homology indicates that the common ancestry and the divergent evolution. The phenomena of the industrial melanism demonstrate natural selection. The phenomena discovered in 1900 by the Bateson, by William Bateson। कई बार पूछा है, विलियम बेटसन। इन द ईयर 1900। कॉन्सेप्ट क्या है? ये जो फिनोमेना ऑफ इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि एक पेड़ था वहाँ पे जो वाइट कलर के मोथ थे और एक मोथ था वो जो बिल्कुल सॉइल के कलर का होता है वो। सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से जो पहले वाइट कलर बहुत ज़्यादा अमाउंट में थे वो प्रेडेटर्स उनको खा गए, वो अपने आप को हाइड नहीं कर पाए। लेकिन जो सॉइल के कलर के थे वो बचे रह गए क्योंकि वो अपने आप को ईजिली हाइड कर पाए। उस टर्म को बोलते हैं इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, जो कि नेचुरल सिलेक्शन का एक फिनोमेना है। और नेचुरल सिलेक्शन 1900 में विलियम बेटसन ने दिया था। पूछा है कि ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स आर बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ द अडैप्टिव रेडिएशन एंड द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो जहाँ कहीं आप कॉपी में लिख रहे हो तो ऐसे लिखेगा कि द ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ द CA कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एंड अडैप्टिव रेडिएशन। और जो अडैप्टिव रेडिएशन जो होता क्या है, इसमें ही छुपा हुआ है। अडैप्टिव मीन्स जब इन्वायरमेंट चेंज होता है तो उसमें जो है अडैप्टिबिलिटी की कैपेसिटी। और डार्विन ने ये भी कहा था कि जो सबसे फास्ट तरीके से इवॉल्व कर पाए और बदलते हुए एनवायरनमेंट से अडाप्ट कर पाए वही होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो यहाँ पे डिफाइन किया है कि अडाप्टिव रेडिएशन होता क्या है कि एंड पर्टिकुलरली व्हेन अ चेंज इन द एनवायरनमेंट मेक्स न्यू रिसोर्सेज एक्सेसिबल और न्यू चैलेंजेस आए और वहाँ से जो है एक नया इन्वायरमेंटल नीश क्रिएट हो जाता है।
ये क्वेश्चन हमने पैलेंटोलॉजी में भी करा था कि फॉसिल्स कहाँ प्रिजर्व होते हैं। ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है कि सेडिमेंट्री रॉक सिर्फ एक ही होता है, तो अगर एक बार लिख लिया होगा तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इन अ मैमल लिविंग इन अ वाटर द लंग्स आर लार्जर इन द साइज। The evidence of evolution is also presented by animal distribution. Assertion है, ठीक है। The three extinct species of the lung fishes, जिसको डिप्नोई भी बोला जाता है, कई बार पूछा है कि लंग फिशेस क्या है, डिप्नोई, और फिशेस का जो एज ऑफ फिशेस कहा गया है वो है डिवोनियन पीरियड। सो बोला है कि द थ्री एक्सटिंक्ट स्पीशीज ऑफ लंग फिशेस आर नॉट फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ द सेम कॉन्टिनेंट। दोनों सही है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि हु डिस्कवर्ड द आर्कियोप्टेरिक्स, तो जो बर्ड और रेप्टाइल का कनेक्टिव लिंक है तो वो है एंड्रियस वेगनर। और यहाँ पे इनके बारे में दिया है कि कहाँ से मिला था। ये मिला था कि आर्कियोप्टेरिक्स फ्रॉम द अपर जुरासिक लाइमस्टोन रॉक्स ऑफ द सॉनहॉफेन इन द बावेरिया जर्मनी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये वाला जो बावेरिया ये पूछा जा चुका है पहले ही। आर्कियोप्टेरिक्स एक ट्रांजिशनल फॉसिल है बिटवीन नॉन एवियन डायनासोर्स एंड द बर्ड्स। तो उसका वैसे लिख सकते हो साइंटिस्ट का नाम, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन रिप्रेजेंट्स माइक्रो इवोल्यूशन। तो मैक्रो और इन सबका डेफिनेशन भी आगे पॉइंट करके आप लिख लोगे कि स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन रिप्रेजेंट्स दी माइक्रो इवोल्यूशन। ये क्वेश्चन पूछा गया पहले भी, और मैक्रो वगैरह कंफ्यूज करते हैं, तो ऐसे पॉइंट वाइज करके आप नोट कर सकते हो कि स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन रिप्रेजेंट द माइक्रो इवोल्यूशन, और ये स्मॉल चेंज पॉपुलेशन में करता है। तो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन में दिया होगा अगर स्टेटमेंट बेस्ड होगा कि प्रोड्यूस द लार्ज चेंजेस, ऐसा नहीं है, स्मॉल चेंज। और बात करते हैं कि मेगा इवोल्यूशन क्या है, तो इसको डिफाइन किया है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ग्रुप, वो होता है जब भी कोई नई स्पीशीज का ग्रुप बनता है, वो होता है मेगा इवोल्यूशन। तो माइक्रो, मेगा और मैक्रो ऐसे करके आप आगे इसको यहाँ से डिफिनेशन करके एक कॉलम बना के इसको आप अच्छे से याद कर लो, क्योंकि कभी कभी मैच द फॉलोइंग में आ जाता है और इंपॉर्टेंट भी है। और बात करते हैं कि माइक्रो क्या है, तो डाइवर्सिफिकेशन विद इन अ स्पीशीज, और मैक्रो क्या है, डाइवर्सिफिकेशन बिटवीन द स्पीशीज। और अगर आप कोई मेंस का पेपर लिखने वाले हो तो आप माइक्रो और मैक्रो के बीच में डिफरेंस भी करने आएगा, तो एक चार्ट बना के कहीं आप नोट कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन रटने से कुछ होने वाला नहीं होता है, उसको समझना होता है कॉन्सेप्ट को अच्छे से, उसके बाद फिर जो फैक्चुअल डेटा होगा उसको रट सकते हैं, क्वेश्चन को नहीं रट सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करना चाहिए, ना कि क्वेश्चन रटने पे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन द मैन। तो ये वर्बी फॉर अपेंडिक्स था, ईयर मसल था, एंड ये नया मिल गया हमको कि प्लीका सेमी ल्यूनारिस। तो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ये एपिग्लॉटिस नहीं होता, ये हमने पहले भी किया है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स में ये एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे, प्लीका सेमी ल्यूनारिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2018 में आया। द एनालॉगस ऑर्गन डेवलप ड्यू टू द, अगेन जहाँ कहीं एनालॉगस की बात होगी वहाँ हम एसी कर देंगे, और होमोलॉगस की बात होगी एचडी कर देंगे। तो अब तो आप लोग को सीख ही गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंट एविडेंस ऑफ द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या था, तो वो था ऑकरेंस ऑफ होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हु स्टार्टेड द स्टडी ऑफ जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। वेलेस, और ये क्या थे, ये एक जोग्राफी, ये जो जोग्राफर थे। और उसके बाद यहाँ पे दिया है बाकी जो कभी भी फुल फॉर्म के तरीके से दे देगा कि अल्फ्रेड वॉलेस, ये जो है एक ब्रिटिश नेचुरलिस्ट थे, एक्सप्लोरर थे, जोग्राफर थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट और इलस्ट्रेटर भी थे। The mammals from the colder climate generally have shorter ears and limbs to minimize the heat loss, that is Allen's rules। तो कम से कम 7-8 रूल्स होते हैं, अलग अलग रूल्स होते हैं, उसको आप कहीं नोट करके और उसके क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं उसको लिख लेना, नहीं तो इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना देंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड टॉपिक, जो कि इकोलॉजी में भी और इवोल्यूशन में भी सबसे ज़्यादा रिपीटेड यही है कि जो रूल्स वाले क्वेश्चन होते हैं। तो आपके पास कॉपी पेन होगा ही, जहाँ कहीं आप नोट बना रहे हो साथ में ये लिख लो, ये लॉ है, ये इंपॉर्टेंट लॉ है, लिबिग्स लॉ। द प्रिंसिपल डेवलप्ड इन द एग्रीकल्चर साइंस बाय द कार्ल स्प्रेंजेल एंड लेटर पॉपुलराइज्ड बाय द जस्टस
वॉन लिबिग। क्यों? क्योंकि जब हम PYQ सॉल्व कर रहे थे प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो उसमें हमें कुछ ना कुछ जो ऑप्शंस बेस्ड नए नए टॉपिक्स मिलते हैं, तो कई बार क्या होता है कि ऑप्शन जैसे ABCD दिया है तो यहाँ पे कोई नया लॉ लिख दिया है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये होती है कि आने वाले 4-5 साल बाद यहाँ से ये क्वेश्चन उठा के सीधा फ्रेम कर दिया जाता है क्वेश्चन फॉर्मेट में, ऑप्शन से ही उठाते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो 20% जो पेपर बनता है वो PYQ से ही उठाया जाता है, क्योंकि ये जानने के लिए कि आपने PYQs पे कितना कमांड किया है। क्योंकि जब भी कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो पहला काम होता है सिलेबस हमारे टेबल के सामने लगा हुआ होना चाहिए, सेकंड होता है PYQs टेबल पर रखा हुआ होना चाहिए, और उसके बाद थर्ड होता है कि हमारे पास पूरी थियरी और कॉन्सेप्ट वो अच्छे से समझ आना चाहिए, उसके बाद हम मॉक टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, तो आप ये लॉ लिख लो, क्योंकि हम अभी PYQ पे फोकस कर रहे हैं एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपने पहले से थियरी पढ़ रखी होगी। नेक्स्ट है द स्टैनली मिलर इन हिज एक्सपेरिमेंट इन 1953। यही एक क्वेश्चन है पूरा कि मिलर ने अपना एक्सपेरिमेंट कब किया था? 1953 में किया था। टू सिंथेसाइज द अमीनो एसिड यूज द मिक्सचर ऑफ विच गैसेस। तो ऑक्सीजन तो था ही नहीं, और उसके बाद नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन हमारे पास बचता है मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। फिर इसका रेशियो भी पूछता है, तो मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। तो इसका रेशियो आप याद कैसे करोगे? कई बार भूल जाता है। ठीक है, तो इसका जो रेशियो होगा वो है CH4 मीथेन और अमोनिया, वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन एलील हैज अडाप्टिव वैल्यू ऑफ 0.55, तो सबसे पहले अडाप्टिव वैल्यू को यहाँ पे दिया है और उसको हम डिनोट कैसे करते हैं? W से। तो जहाँ आप कॉपी में लिख रहे हो ये न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल कई बार सेम वैल्यू नहीं होगी, कुछ और लिखा होगा 0.94, 0.24, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना होगा कि फार्मूला हम अच्छे से समझ लें। तो W इक्वल्स टू अडाप्टिव वैल्यू होता है, ये दिया गया है यहाँ पे कि W स्टैंड्स फॉर अडाप्टिव। तो यही अपने यहाँ पे क्वेश्चन बना देंगे कि अडाप्टिव वैल्यू जो है वो किसे डिनोट किया जाता है, तो वो होगा कि APQR और उसके बाद W। तो वहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट लिख लेना। इफ एन एलील हैज अडाप्टिव वैल्यू मीन्स W का वो दिया है 0.55, और हमारे पास बोला है कि सिलेक्शन कॉफिशिएंट निकालेंगे, तो इसका फार्मूला यहाँ दिया है, लिख लो S इक्वल्स टू 1 माइनस W। अब जब ये ईजीएस्ट क्वेश्चन हो जाता है, क्यों? जब अगर हमारे पास फार्मूला होता है तो बायोलॉजी के जितने भी MCQs बनाए जाते हैं वो उतने टफ नहीं बनाए जाते हैं, मैथमेटिक्स टाइप नहीं बनाए जाते। तो 1 माइनस 0.55 हमारे पास सीधे सीधे आंसर आएगा 0.45, और ये हमारा S है। तो आप एक काम करो कि खुद से ही कम से कम, जैसे ये जो टॉपिक हमारे पास आ गया है कि इवोल्यूशन से ये एक MCQ हमको मिला है, ठीक है, तो इस MCQ के बेसिस पे ही कम से कम 15 से 20 क्वेश्चंस खुद से बनाओ और खुद से ही प्रैक्टिस कर लो। जैसे एक में W की वैल्यू दे दो 0.94, फिर उसके बाद 0.37, फिर 0.68, ऐसे करके 0.33, ऐसे करके फिर जब 10-12 क्वेश्चन लगा लेंगे उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी में नेचुरली सेव हो जाता है कि हाँ भाई S इक्वल्स टू 1 माइनस W, और जो W है वो अडाप्टिव वैल्यू ही होता है। ठीक है, तो उससे समझने में आसानी होगी क्योंकि क्वेश्चन नहीं रटा जाता। अगेन आई एम सेइंग कि जो रटने का कुछ लोग रटते हैं क्वेश्चन, ये बहुत ही घटिया तरीका है और ये लॉन्ग टर्म में फीजिबल भी नहीं है। Ontogeny recapitulates the phylogeny and this phenomena is explained by। तो ये recapitulation theory है, और ये थ्योरी को हम यहाँ पे दिया है, किसने दिया था? तो ये कई बार पूछा है, और किस ईयर में दिया था? तो जहाँ पे लिख रहे हो वहाँ लिखेंगे कि 1866 में दिया था और अर्नस्ट हाइकल ने दिया था, और इसको जो है और भी अलग अलग नामों से जान। The first successful attempt to test the theory that precursor of biomolecules could be abiotically synthesized under the presumed primitive earth condition given by Miller। और यहाँ पे जो मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया था उसका रेशियो दिया है, इसको आप याद कर लेंगे क्योंकि रेशियो कई बार पूछा जाता है। द स्टेटमेंट नथिंग इन द बायोलॉजी मेक सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया था? तो वो दिया था डॉब्झांस्की, और दिया है यहाँ पे कि वो एक प्रोमिनेंट यूक्रेनियन अमेरिकन जेनेटिसिस्ट थे। यहाँ पे पूछ ही दिया तो क्या पता पूछ ले कि फर्स्ट टाइम पब्लिश कब हुआ था। तो फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था ये 1973 में, उनका एक एस्से था जो पब्लिश हुआ था, और वो एक अमेरिकन बायोलॉजी टीचर भी थे। तो 1973 लिखेंगे और आगे लिखेंगे फर्स्ट पब्लिश्ड एस्से, और उसके बाद लिखेंगे कि नथिंग इन द बायोलॉजी मेक सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन बाय, और उसके बाद लिखेंगे T.Dobzhansky। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज वॉज नॉट, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, यूज्ड बाय स्टैनली मिलर यूरे इन द एक्सपेरिमेंट। तो हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन, तो अगेन ऑक्सीजन था ही नहीं, इसलिए डी सही हो जाएगा। The origin of life as a result of chemical evolution has been explained in detail by whom? So it was by
Which mixture was used by Miller to solve the problem of origin of life? That is methane, CH4, ammonia, NH3 एंड हाइड्रोजन H2। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, इवन नंबर, ये क्या है, इवन नंबर, ये क्या है, ऑड नंबर। तो इस रेशियो को ईजीएस्ट वे पे कैसे याद करा जा सकता है, 2:1:2, ठीक है। और इसको कई बार घुमा के पूछ लेता है कि H2CH4 ऐसे करके। तो अगर हमें ये CH4 और H2 और NH3 और ऑड इवन का कॉन्सेप्ट पता है तो रेशियो को कैसे भी घुमाए हम आसानी से उसमें MCQ में से सही जो होगा उस ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं। आगे यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया सेम क्वेश्चन को कि मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में जो CH4 और NH3 और H2 लिया था उसमें वाटर मिक्सचर भी था। कई बार क्या होता है कि हमारे माइंड से गायब हो जाता है कि वाटर मिक्सचर था या नहीं था, तो था। प्लस उसमें जो है 75,000 के आसपास वाटर अबाउट। एंड यहाँ पे दिया कि 2 टंगस्टन लिया गया था। तो कई बार जो स्टेटमेंट बेस्ड होता है, नीट में भी देखा होगा, वहाँ पे 1 टंगस्टन लिखा होता है, तो ये गलत है। और ये कितने टाइम तक चला था, तो टोटल 1 वीक तक चला था। कई बार लिखा होता 3 वीक्स तक चला था, ऐसा नहीं है। तो ये जो मिलर का है NCERT में भी आप रीड कर सकते हो। NCERT से जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है उसको निकाल के उसको अच्छे से 1 लाइनर में या फिर स्टार बना के 4-5 स्टेटमेंट बेस्ड बना के लिख सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जब आते हैं तो हमें उसमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। Next question is, being all the mammals, whales, dolphins, bats, monkeys, horses have some common characters, but they also show conspicuous differences, and this is due to the phenomena। तो ये एक ही वजह है, that is the divergent। ये अलग अलग तरीके से ऐसे डाइवर्ज हो गए थे। Next question is, which of the following gases were not present in the free state when life originated on the earth? तो H2 था, CH4 था और NH3 था और O2 नहीं था। नॉट पूछा है इसलिए डी आंसर हो जाएगा। अगेन यहाँ पे H2 है, CH4 है और NH3 है, और इसका रेशियो हमने कैसे याद करने बोला था, ये 2 हो जाएगा, ये इवन है 4, तो ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो which one of the following was likely to be absent in the free form at the time of origin of life? So again methane, ammonia, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन नहीं था, इसलिए ऑक्सीजन ही सही है क्योंकि नॉट पूछा। According to widely accepted theory, the Earth's atmosphere prior to the origin of life consisted of the following mixture। तो क्या था, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लिखा है वाटर वेपर, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड मीथेन। पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। अगर हम बाकी ऑप्शंस भी देखें तो यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजन, कोई मतलब नहीं है ऑक्सीजन, और उसके बाद वहाँ लिखा है ऑक्सीजन, यहाँ लिखा है ओजोन, कोई मतलब नहीं है, और ये CO2, तो ये भी गलत है। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बता रहा है कि क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स शोज दैट मैन इज मोर क्लोज टू द चिंपैंजीज दैन टू अदर होमिनॉइड एप्स। तो वो होता है सेक्स क्रोमोसोम, ऑटोसोम एंड DNA। तो सैड करके याद कर सकते हैं, सैड, सेक्स क्रोमोसोम, ऑटोसोम एंड DNA फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। और कई बार सिर्फ लिखा होगा ऑटोसोम ओनली, सेक्स क्रोमोसोम ओनली, फिर उसके बाद दोनों साथ में दे देगा। तो इसलिए हमें हर तरीके के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना होगा। और रही बात चिंपैंजीज की, तो 99% जो DNA होता है वो ह्यूमन से ही मैच करता है, सिर्फ और सिर्फ जो क्रोमोसोम नंबर 2 पे है वहाँ से एक डिफरेंस मिलता है। नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज इट्स ब्लड कंपोजिशन सिमिलर टू दैट ऑफ द मैन, चिंपैंजी। द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट वॉज प्रेजेंटेड बाई सीवॉल राइट। और हक्सली ने क्या कहा था कि बर्ड्स आर द ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स, बर्ड्स आर द ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। ये PYQ पूछा गया था। द रिकैपिटुलेशन थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाई अर्नस्ट हैकल, और इसी को बोलते हैं द बायोजेनेटिक लॉ या फिर एम्ब्रियोलॉजिकल पैरेललिज्म। तो ये दोनों पूछा गया है BE और R, और ये तीनों एक ही नाम है, रिकैपिटुलेशन थ्योरी एंड बायोजेनेटिक लॉ और एम्ब्रियोलॉजिकल पैरेललिज्म। सेम क्वेश्चन, ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स द फाइलोजेनी इज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द बायोजेनेटिक लॉ गिवन बाय अर्नस्ट हैकल। During the embryonic period, animals repeat the embryonic stage of their ancestors, that is biogenetic law। ये यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है that in the 1866 book The General Morphology der Organism, it is commonly stated as an ontogeny recapitulates phylogeny।
तो ये जो स्टेटमेंट है जैसे ऑमनिस ई सेलुला सेलुला, तो ऐसा कुछ देखिए पूछा जा सकता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं नोट डाउन कर लेंगे कि 1866 का जो बुक था हांस हैकेल ने जो उसमें काम किया था उसमें ये टर्म दिया था, इसी को ही बोला जाता है ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स द फाइलोजेनी, और इसी को अलग अलग नामों से जानते हैं हम। The animals repeating embryonic stages of their ancestors during embryonic period, that is biogenetic law. Next is the Haeckel's recapitulation theory was based on the embryonic development. Who proposed the recapitulation theory? That is Haeckel. Which of the following interactions will not promote the co-evolution, the commensalism? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये बाकी तीनों जो है ये तो होने से रहा, ये प्रमोट करते हैं को एवोल्यूशन को, तो जहाँ कहीं लिख रहे हैं वहाँ लिखेंगे को एवोल्यूशन और आगे से लिख देंगे कि ये MIP। और म्यूचुअलिज्म क्या होता है? म्यूचुअलिज्म होता है ये, और इसी को ही इंटर स्पेसिफिक कोऑपरेशन भी बोलते हैं। और ये कई बार पूछा जाता है कि जैसे कंपटीशन क्या है, तो वो माइनस माइनस कंपटीशन हो जाता है। कॉमेंसलिज्म क्या है, तो वो प्लस और ज़ीरो हो जाता है, मीन्स ये अनअफेक्टेड रहता है और ये जो है बेनिफिटेड होता है। और अमेंसलिज्म क्या है, वो -0 हो जाता है, मीन्स एक नेगेटिवली अफेक्टेड होता है और दूसरा पैरासिटिज्म और प्रेडिएशन दोनों में ही प्लस माइनस होता है। सो आ जाएंगे अपने क्वेश्चन पे। द इरिवर्सिबिलिटी ऑफ द इवोल्यूशन वॉज स्टेटेड बाय होम? सो इट वॉज स्टेटेड बाय द लुई डोलो। जहाँ कहीं नोट कर रहे होंगे वहाँ लिखेंगे। ये एक क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट टाइम पूछ लेगा कि डोलोज लॉ एसोसिएटेड विथ, बस आगे 1 2 3 4, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और ये PYQ है, इसलिए आप इसको नोट कर सकते हो कि ऐसे आप जहाँ लिख रहे हैं वहाँ लिखोगे कि डोलोज लॉ ऐसे डैश करके इरिवर्सिबिलिटी ऑफ इवोल्यूशन इतना, और उसके बाद यहाँ पे बाकी दिया है, चाहो तो आप रीड कर सकते हो। बाकी द ऑर्गेनिज्म गोज थ्रू एंड द इरिवर्सिबल टाइप ऑफ एवोल्यूशन, एक ऑर्गेनिज्म है नेवर गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट इवन इफ द कंडीशंस आर फेवरेबल, तभी वापस अपने कंडीशन पे नहीं जाता है। नेक्स्ट इज द म्यूलर सिंथेसाइज्ड द सिंपल अमीनो एसिड्स फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इन एन एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे बोला है कौन सा सही होगा, तो ये ऑक्सीजन है और ये रेशियो में 4 है, तो यहाँ 1 कैसे होगा? बताया था कि जो 4 होगा, जो 2 होगा वो 2 होगा इवन होगा, ये 3 है 1 होगा, तो 2 1 2 होना चाहिए, ये गलत है। तो हमारे पास बचता क्या है? बचता है ये सिर्फ और सिर्फ CH4 मीन्स 2, NH3 मीन्स 1, H2 मीन्स 2 और वाटर वेपर। और जो यूरे मिलर का एक्सपेरिमेंट था वहाँ पे जो 10 to 15% कार्बन टोटल था, तो वहाँ पे जो 2% कार्बन था उसने बाद में अमीनो एसिड शो करा था। नेक्स्ट इज इवोल्यूशन ऑल्सो कैन मीन, क्या मतलब हो सकता है? हिस्ट्री एंड द डेवलपमेंट ऑफ रेस विद द वेरिएशंस। तो जहाँ कहीं आप लिख रहे हो कॉपी में वहाँ लिख सकते हैं स्टार बना के कि एवोल्यूशन, उसके बाद डैश करके लिखेंगे कि द हिस्ट्री एंड द डेवलपमेंट ऑफ रेस विद द वेरिएशंस, क्योंकि ये किसी बुक का डेफिनेशन सीरियसली उठाया है, तो वो क्या मानेंगे क्या नहीं मानेंगे ये हमारे बस में नहीं है। हाँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमें सीधे मिलते हैं वो हम नोट कर सकते हैं। द आइडिया ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन वो किसने वो सबसे पहले जो एक्सेप्ट किया था, तो वो फ्रांसिस्को रेड्डी ने किया था। और उसके बाद दिया है कि लेटर ऑन बाय द लाज़ारो और लुई पास्चर, इन लोगों ने भी सपोर्ट किया था। और ऑल द साइंटिस्ट सपोर्टेड द बायोजेनेसिस एंड प्रूव दैट न्यू ऑर्गेनिजम्स कैन ओनली कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वंस, क्योंकि पहले मान रहे थे ना कि जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो तो एक डेड ऑर्गेनिज्म से आया होगा, पर ऐसा नहीं। म्यूटेशन थ्योरी द एक्सप्लेनिंग द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन किसने प्रपोज किया था, तो वो ह्यूगो डी व्रिस ने किया था। जो ह्यूगो डी व्रिस थे वो डच थे। द मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ वॉज प्रोपाउंडेड बाई दैट इज ओपरीन, और इसके बारे में डिटेल में दिया है, सेम ही है, पढ़ सकते हैं आप। हॉर्स में जो फूड है वो कैसा होता है, वो मीज़ैक्सोनिक फूड अलोन होता है। और फूड के बारे में जो सेकंड ऑप्शन था उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि जब एक्सेस ऑफ फूड है वो 3rd और 4th डिजिट के बीच में होगा, उसको हम बोलते हैं पैराक्सोनिक फूड। और उसके एग्जांपल्स ये कैटल है, डियर है या फिर कैमल है, तो जहाँ नोट करें वहाँ एग्जाम्पल करके लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट इज दी हैकल्स रिकैपिटुलेशन थ्योरी, वो किसने दिया था, तो यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन नहीं, जर्म प्लाज्म नहीं, जर्म लेयर्स नहीं, तो 71 का D हो जाएगा। Which one of the following classical example was used by the Lamarck to prove his theory that the inheritance of the acquired characters? तो वो जिराफ को लिया था उन्होंने, और उन्होंने कहा था कि नीचे बहुत अच्छा सा डायग्राम भी है, उसको आप देख सकते हो।
तो उनका कहना था कि अगर किसी ऑर्गन का कंटिन्यूस जो है वो यूज़ डिसयूज़ किया जाए तो उससे इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि उनका मानना था कि पहले ओरिजिनल शॉर्ट नेक एंसेस्टर था, उसके बाद कीप स्ट्रेचिंग द नेक, स्ट्रेच करते गए क्योंकि जो हायर लीव्स ट्रीज पे थे उनको उन्हें पाना था और वो जो है वो उससे वो अपना बेसिक नीड पूरा करते। फिर है कि स्ट्रेच करते करते जो है ये इतने हो गए और ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हुआ है और उसके बाद फाइनली हमको ये मिलता है। तो इन्हीं की थियरी को बहुत सारे साइंटिस्ट ने नकार दिया था और बोला था कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा होगा कि स्पेशली इंडिया में और एशियन कॉन्टिनेंट में ये हमें देखने मिलता है कि जो गर्ल्स होती हैं वो कानों में वगैरह ईयरिंग्स वगैरह पहनने के लिए वो करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें क्यों ट्रांसफ़र नहीं होती जनरेशन टू जनरेशन। और उसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए माइस लिया और उसके 20 जनरेशन तक वो टेल्स कट करे और देखा कि ये नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं होता है। हाँ, तो जो साइंटिस्ट लेमार्क की थ्योरी को सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे वो वीजमैन थे। नाउ लेमार्क थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन यूजुअली नोन एज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। The basis of the Lamarckism is the inheritance of acquired characters. Lamarck's theory of the organic evolution is the inheritance of acquired characters. Next question is the basis of Lamarckism is development of organ, reduction of organ and the effect of metabolism, effect of environment. तो ये तीनों गलत होंगे। गलत इसलिए होंगे क्योंकि बोला है कि बेसिस क्या है, तो वो ये है कि जिराफ थे वो अपना नेक स्ट्रेच करते गए और जनरेशन टू जनरेशन वो ट्रांसफर हुआ है। तो वो इन्वायरमेंट चेंज की वजह से है कि पहले वो जब से झुकाते थे तो उनको खाने को मिल जाता था, फिर लेटर ऑन वो नहीं मिला तो वो धीरे धीरे इवॉल्व होते गए जैसे जैसे इन्वायरमेंट और सर्कमस्टांसेस चेंज होते गए। सो द इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट ये एक्सप्लेन। सो जो सबसे इजी होगा वो क्या होगा, ह्यूगो डिवरिस म्यूटेशन। यहाँ पे देखेंगे सी का क्या है, सी का 2 एक ही में दिया है इसलिए आंसर ये हो जाएगा। फिर भी मिला लेंगे कि डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन दिया है, लेमार्क ने इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स दिया है और ओपेरिन हेल्डे ने ये कह दिया ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो कहीं भी आप ऐसे अगर याद है अच्छी बात है, याद नहीं है तो ऐसे कॉलम बनाएंगे साइंटिस्ट के नाम और उन्होंने जो थ्योरी दी है ये एक A4 शीट पेपर पे पूरा कंप्लीट बना लेंगे क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक होता है कि कौन से साइंटिस्ट किस थ्योरी से एसोसिएटेड थे। ये एवोल्यूशन का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। द थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, द थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स अलग अलग एग्जाम से पूछा है लेकिन सेम ही क्वेश्चन है, वो लेमार्किज्म की बात कर रहे हैं। Next question is the camels are found in Asia but related to the llamas in the Andes. This is the example of discontinuous distribution क्योंकि ये जो है जो साउथ अमेरिका यहाँ पे है वो यहाँ पे मिलता है और एंडीज़ के पहाड़ों के पास में, और लामास की बात कर रहे हैं और कैमल वो एशिया में प्रेवलेंट है। फिर भी ये दोनों जो है वो सेम ही स्पीशीज़ है पर क्यों अलग अलग, क्योंकि डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है इनका। पूछा है कि इन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय द डार्विन द कंसेप्ट ऑफ द कंपटीशन वाज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो वो माल्थस के 1798 का जो उन्होंने एस्से लिखा था उससे लिया था। द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन। द इवोल्यूशन इज बेस्ट डिफाइंड एज डिसेंट विद द मॉडिफिकेशन। जिस शिप पे द शिप ऑन विच द चार्ल्स डार्विन ट्रैवल्ड राउंड द वर्ल्ड, उस शिप का नाम क्या था, वो था HMS बीगल। और उसके बाद इनके ट्रैवल लॉग जो इन्होंने मेमोयर लिखा था उस मेमोयर का नाम क्या है, द वोएज ऑन द बीगल। और कब से कब तक, 1831 से 1836 तक ट्रैवल करा था इन्होंने। और उसके बाद ये है अफ्रीका और यहाँ पे है गैलापागोस आइलैंड। द गैलापागोस फिंचेस व्हाट द डार्विन सॉ एट द गैलापागोस आइलैंड, दैट इज बर्ड्स देखा था वहाँ पे अलग अलग फिंचेस थे और वही फिंचेस को बाद में उन्होंने कहा था कि ये अडाप्टिव रेडिएशन जो है वो फॉलो कर। द म्यूटेशन थियरी एक्सप्लेनिंग द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डिवरिस और ऑर्निथेरा लैमार्कियाना, जिसको कि इवनिंग प्राइमरोज भी बोलते हैं, उसी पर किया था। कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस हमें बताना है, करेक्ट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द डार्विन्स नेचुरल सिलेक्शन थियरी। सो सबसे पहले रहता है ओवर प्रोडक्शन, उसके बाद जब ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है अगर किसी भी चीज़ का तो उसे होगा क्या, हो जाएगा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। सो 4 और उसके बाद थर्ड पे आता है कि जब स्ट्रगल होगा एग्जिस्टेंस के लिए तो उसमें जो सबसे फिट होगा वही सर्वाइव करेगा और वो आ जाता है। और डार्विन की फिटनेस का मतलब होता था कि वो रिप्रोडक्टिव फिटनेस वो नेचर के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन डार्विन के अकॉर्डिंग वो जो नेचर के अकॉर्डिंग वो कंटिन्यूस चेंज में वो अपने आप को इवॉल्व कर पाए, सिर्फ वही सर्वाइव करेगा। जो इवॉल्व नहीं कर सकता है वो वाइप आउट हो जाएगी पूरी की पूरी स्पीशीज़। फिर है कि नेचुरल सिलेक्शन होगा और लास्ट में हो जाएगा ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। तो लास्ट का ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ तीनों में दिया है और फर्स्ट में जो है वो ओवर प्रोडक्शन तीनों में दिया है, चारों में। तो हम ऐसे चलेंगे सीक्वेंस, ओवर प्रोडक्शन मीन्स फर्स्ट, उसके बाद
उसके बाद वो हो जाता है कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस मीन्स 4 1 4 1 4 एक ही जगह दिया है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा. The question is asking that in his theory of evolution by the natural selection, the Darwin had not taken into account which phenomena. तो adaptive radiation लिया था, overproduction of the member of species लिया था, variations लिया था, mutation जो है वो ह्यूगो डी व्रीज का कॉन्सेप्ट है, इनका नहीं है, इन्होंने इसको नहीं लिया था. had not taken, तो क्वेश्चन को जब रीड कर रहे हो ना तो इनकरेक्ट कौन सा है या not taken, तो ये सारी चीज़ें ये की वर्ड्स होते हैं, ये कई बार ये आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें. Natural selection operated upon, that is upon the individual बोला है, family individual. The Darwin and the Wallace jointly propounded the theory of natural evolution. तो ये PYQ में पूछा जा चुका है कि theory of natural selection वो किसने दिया था, ओनली डार्विन लिखा था, वो गलत था. डार्विन एंड वेलेस टुगेदर, सो D प्लस W, जहाँ नोट बना रहे वहाँ आप लिखोगे. एंड इट ऑपरेट्स अपॉन इंडिविजुअल लेवल. तो ये अब एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नेचुरल सिलेक्शन वो ऑपरेट किस पे करता है, वो इंडिविजुअल लेवल पे है, वो स्पीशीज या पॉपुलेशन लेवल पे नहीं होता है. नेचुरल सिलेक्शन ओनली एक्ट्स डायरेक्टली ऑन द फिनोटाइप नॉट द जीनोटाइप. और उसके बाद इट एक्ट्स डायरेक्टली ऑन द ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स नॉट इट एलील्स. तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, ठीक है, तो अगर लेट्स से नेक्स्ट टाइम एग्जामिनर को क्वेश्चन बनाना होगा तो टॉपिक एक ही है नेचुरल सिलेक्शन और बस उसके बाद खत्म. तो वहाँ ऑप्शन नंबर ए दैट इज नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स अपॉन, दैट इज इंडिविजुअल लेवल या फिर लिख देगा स्पीशीज लेवल. तो ये एक स्टेटमेंट हो जाता है. स्टेटमेंट नंबर 2 फिर होगा कि इट ऑपरेट्स द नेचुरल सिलेक्शन ओनली एक्ट्स डायरेक्टली ऑन द जीनोटाइप नॉट द फिनोटाइप. तो अगर हमने ये लिखा है कि नॉट द जीनोटाइप ऑन द फिनोटाइप, तो ये एक दूसरा स्टेटमेंट होता है. तीसरा हो जाता है कि इट एक्ट्स डायरेक्टली इन एन ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स एलील्स. तो हमें पता है कि नॉट इट्स एलील्स. तो 1 2 3 स्टेटमेंट. और चौथा स्टेटमेंट दे सकते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेटेड अपॉन द इंडिविजुअल लेवल या फैमिली या स्पीशीज किस लेवल पे. तो जहाँ कहीं लिख रहे हो आप वहाँ सीधे सीधे से नोट करोगे कि स्टेटमेंट नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 और उसके बाद ये सीधा लिखेंगे कि ये पहला. उसके बाद किसने द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन गिवन बाय जॉइंटली, वहाँ जॉइंटली बिल्कुल हाईलाइट कर लेंगे कि डार्विन प्लस वेलेस. और उसके बाद है कि ऑपरेटेड, नेक्स्ट ऑपरेटेड अपॉन इंडिविजुअल लेवल. फिर नेक्स्ट है कि डायरेक्टली ऑन द फिनोटाइप. ये नॉट को ऐसे कैपिटल लेटर में लिख लेंगे ताकि अच्छे से याद रहे, नॉट द जीनोटाइप एंड नॉट इट्स एलील्स. सो ये 4 स्टेटमेंट हमें अगर मिल जाता है तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा इसको हम ईजिली कर सकते हैं. द एवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स टेक्स प्लेस थ्रू द नेचुरल सिलेक्शन वॉज प्रपोज्ड बाय डार्विन. और ये पूछा गया पहले भी कि कौन सा ईयर था. सो इट वॉज 1859. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु पब्लिश द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय द नेचुरल सिलेक्शन इन द 1859. तो ये 1859 यहाँ क्वेश्चन में दिया और वहाँ उसको सीधे पूछ लिया था, ये डार्विन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, दैट इज चार्ल्स डार्विन. The industrial millennialism is an example of the, so it is the example of natural selection in the action. अब बताया था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से कैसे वो मोथ थे और उसके बाद पूरा एग्जाम्पल था. सेम क्वेश्चन है. Who propounded the theory of natural selection, that is चार्ल्स डार्विन 1809 से 1882. डार्विन के साथ को डिस्कवरी किसने की थी, आ गया. तो ये हमने अभी किया था DW मीन्स वैलेस. और इसको काफ़ी डिटेल में दिया है तो इसको एक बार ऐसे रीड कर लेंगे कि वालेस ने टोटल 20 बुक्स लिखा था एंड पब्लिश्ड मोर देन 700 आर्टिकल्स एंड लेटर्स ऑन द वाइड टॉपिक्स. बाकी तो ऐसा कुछ खास नहीं, ऐसे एक रीडिंग कर लें. In the early years of the study of the physical basis of heredity, the concept of pangenes was given by Charles Darwin. अब हमने पैंजीन्स देखा है तो उसको डिटेल में देख लेते हैं कि अर्ली ईयर्स की स्टडी में जब हेरिडिटी की स्टडी कर रहे थे, सो द कॉन्सेप्ट ऑफ पैंजीन्स वाज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन. और उन्होंने प्रपोज किया कि जो ईच पार्ट ऑफ द बॉडी है वो कंटिन्यूली एमिटेड इट्स ओन टाइप ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिक पार्टिकल्स, जिसको जिम्यूल्स बोलते हैं. ये भी पूछा जा चुका है कि जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जिम्यूल्स होते हैं. दैट एग्रीगेटेड इन द गोनाड्स कॉन्ट्रीब्यूटेड द हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन टू द गैमेट्स. और डार्विन्स पैंजेनेसिस हैज बीन लार्जली थॉट टू बी रॉन्ग ओइंग टू द लैक ऑफ एविडेंस सपोर्टिंग हिज hypothetical gemmules as a refusal to accept some phenomena that the pangenesis supposedly explains. तो अगर एक ही क्वेश्चन बन सकता है दैट इज ये gemmules क्या है, और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि पैंजेनेसिस किससे रिलेटेड है, चार्ल्स डार्विन से रिलेटेड है. और वो ये कि फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी ये स्टडी करते वक्त दिया था कॉन्सेप्ट, चार्ल्स डार्विन ने दिया था.
द लेडरबर्ग्स रेप्लिका एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन क्या, ये डार्विन की थ्योरी जो थी, इन्होंने जो है बैक्टीरिया के कल्चर कराया था और उस पर इन्होंने अंत में प्रूव करा था कि जो डार्विन की थ्योरी दी गई थी उसको. सो ह्यूगो डिवरिस म्यूटेशन C2. So the answer is D. The book Origin of Species was published in the 1859. सो सेम है. और हाँ, जो डार्विन से रिलेटेड क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन ये भी होता है कि ही कलेक्टेड एनिमल्स इन मेनी आइलैंड्स. तो वो कौन कौन से आइलैंड्स थे, मतलब वो ओशंस के बारे में. तो एक बार लिखा था कि अटलांटिक ओनली, गलत है, अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशंस. तो जब आप मैप देखोगे तो ये जो अफ्रीका वाला था, यहाँ गैलापागोस आइलैंड था, यही तो पूरा उनका था, जिसको उन्होंने बोला था कि ये तो लिविंग लैब है जहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है. और उसके बाद वहाँ से उन्हें टोर्टल्स उठा के लेके आए थे, हैरियट नाम था. तो अटलांटिक था और पैसिफिक ओशन था. ध्यान रहे कि जो वैलेस थे उनका अपना वो मले वगैरह जो मलेशिया साइड है वहाँ पे उनका चल रहा था स्टडी, लेकिन इनका जो है वो इधर ही था. और ये अटलांटिक पैसिफिक है. इंडियन ओशन अगर दिया होगा वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इंडियन ओशन का कोई जिक्र नहीं आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्विन्स फिंचेस प्रोवाइड एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, दैट इज जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे दिया था. और टोटल 18 स्पीशीज थी. ये पूछा जा चुका है कितने बर्ड्स की स्पीशीज वहाँ पे थी, वो थी 18. द लेटेस्ट इवोल्यूशन, दैट इज सिंथेटिक थियोरी, और वो जो है नियो डार्विनियन थ्योरी भी कहा जाता है. इसके सपोर्टर्स कौन कौन थे, यहाँ पे कुछ नाम दिए, इसको आप रीड कर सकते हो. द मोस्ट कन्विंसिंग डार्विन्स थ्योरी इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. Natural selection means better adaptability, better survival, elimination of less adapted, that is all of the above. Next question, according to the neo-Darwinism, उसके अकॉर्डिंग क्या है रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म. म्यूटेशन भी है, नेचुरल सिलेक्शन भी है. सो द करेक्ट आंसर इज C. It is possible to induce mutations artificially by means of the following, that is chemicals and radiations both. द हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम इज अफेक्टेड बाय म्यूटेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, इसलिए बोथ होगा. और हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो 5 मेजर फैक्टर्स थे जो उन्होंने दिए थे. पहला, द न्यू म्यूटेशंस. द सेकेंड, रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. द थर्ड, जेनेटिक ड्रिफ्ट. फोर्थ, जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन. और लास्ट में नेचुरल सिलेक्शन. तो इसलिए जो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल है वो अफेक्टेड होता है बाय द नेचुरल सिलेक्शन और म्यूटेशन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट से. The mutation is essential for the evolution. Why? Because it produces the new variations. तो ये जो 5 है ना, ये कई बार या तो स्टेटमेंट बेस्ड में या सीधे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग, ये पांचों में से कौन नहीं थे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द 5 या 6 डज नॉट बिलोंग टू द दिस हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल. तो ये हो जाएगा. द म्यूटेशन वॉज डिस्क्राइब्ड बाय ह्यूगो डिवरिस. म्यूटेशन इज ए इनहेरिटेबल चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ जीनोमिक DNA. The sudden inheritable genetic change, that is mutation. The ultimate source of the genetic variability is the mutation. For evolutionary success, a mutation must occur in which of the following, that is germplasm DNA. For the entry of the gene pool, a mutation must occur in the, that is germ cells. The mutation by radiation was first experimentally demonstrated, so it was done by Mueller and 1927. और आगे ये भी थोड़ा, इसको हम रीड कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है म्यूटेशन से रिलेटेड. सो द म्यूटेशन बाय द रेडिएशन वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द म्यूलर. और वो एक अमेरिकन जेनेटिसिस्ट थे और 1927 में उन्होंने हेरिडेटरी कैरेक्टर्स ऑफ द फ्रूट फ्लाई, तो ये पूछा जा चुका है कि इन्होंने किस पे किया था, फ्रूट फ्लाइज पे. और डिस्कवर किया कि नंबर ऑफ जेनेटिक म्यूटेशंस ऑब्जर्व्ड इन द फ्रूट फ्लाइज इंक्रीज्ड व्हेन दे वर एक्सपोज्ड टू द एक्स रेज. और उसके बाद इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था फिजियोलॉजी और मेडिसिन में, किस ईयर में, 1946 में. और म्यूटेशन कैन बी इंड्यूस्ड बाय द एक्स रेज, ये डिस्कवरी हुई थी. तो इसको आप नोट कर सकते हो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हेन अ जीन म्यूटेट्स फ्रॉम अ म्यूटेंट एलील बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म, तो कोई भी चीज़ अगर बैक टू ओरिजिनल फॉर्म हो रही है तो उसको हम इंग्लिश के वोकैब से भी बोल सकते हैं कि ये रिवर्स होगा. सो रिवर्स म्यूटेशन. और ध्यान रहे कि जो रिवर्स म्यूटेशन होता है उसी को रिवर्जन भी कहा जाता है, रिवर्जन. नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ द न्यूक्लियोलस ऑफ अ सेल विल कॉज द जीन म्यूटेशन इन द सेल. सो इट्स सेइंग दैट म्यूटेशंस आर मेनली हार्मफुल, रिसेसिव, बेनिफिशियल एंड डोमिनेंट. तो वो अक्सर हार्मफुल ही होता है. द पॉइंट म्यूटेशन इज, दैट इज चेंज इन अ बेस ऑफ अ जीन. म्यूटेशन इन द वायरसेस फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय द डेलब्रक.
इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये कुछ समझने ऐसा कुछ है नहीं। ये क्या है, हु डिड दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, हु ऑब्जर्व दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। और अगर वहाँ कोई नाम है, लेट्स से साइंटिस्ट का नाम है, तो वो एक फैक्चुअल डाटा है, उसमें हम कुछ समझ नहीं सकते हैं। अगर कोई पूछे कि मेंडल्स का जो पूरा लॉ है एक्सेट्रा वो किसने दिया था, तो उसमें समझने ऐसा कुछ नहीं, वो मेंडल ही थे, ठीक है। जो पी पे एक्सपेरिमेंट किसने किया था, या फिर जो ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट किसने किया था, जहाँ का साइंटिस्ट ना, तो एक पूरा बना सकते हो कि जो सिर्फ और सिर्फ 7-8 पेज का होगा, जो फैक्चुअल डेटा से डील करेगा। और वो क्वेश्चन हार्डली 25 to 35% क्वेश्चन जो होते हैं वो फैक्चुअल आते हैं। जैसे जो एग्स होंगे वो टी लोलिसिथल है कि ए लिसिथल है, ये सब फैक्चुअल डेटा, इसमें कुछ समझ ऐसा नहीं होता है। तो जो फैक्चुअल है, जैसे जो फ्लावर्स में जो फैमिली होती है, जो प्लांट किंगडम, प्लांट फैमिली में, तो उसमें जो उसके फार्मूला, फ्लोरल फार्मूला PYQ उसमें देखा होगा। फिर आ जाते हैं जैसे अर्थवॉर्म में या फिर नीरीस में, इन सब में जो सोमाइट्स पूछे जाते हैं कि कितने सेगमेंट्स हैं। लेट्स से ब्लड ग्लैंड है तो वो 13, 14, 15 होगा, या बाकी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें रटने की चीज़ें हैं, ना कि समझने की चीज़ें। लेकिन जहाँ जहाँ कॉन्सेप्ट होता है उसको छोड़ के रटना ये बेवकूफ़ी है, इसलिए दोनों साथ में लेके चलना होता है। एक होता है फैक्चुअल पूरा एक टैबुलेट फॉर्म में, और एक होता है कंसेप्चुअल। जब दोनों कंबाइन होते हैं, फिर जब अच्छी क्लैरिटी होती है, फिर हम क्वेश्चन को आसानी से डील कर सकते हैं। द स्फेनोडॉन दैट इज लिविंग फॉसिल, तो ए का हमारा 3 हो जाएगा, और यही सही है। बर्ड क्या है, बर्ड है ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स, हक्सले ने कहा था। और उसके बाद डार्विन फिंचेस, वो हो जाता है गैलापागोस आइलैंड, और मीसोजोइक इरा वो है एज ऑफ रेप्टाइल्स। इसको ऐसे मैच द फॉलोइंग के तरीके से बना के आप नोट कर सकते हो।